2027 में उत्तर प्रदेश का तो चुनाव है ही, उत्तराखंड का भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन दोनों चुनावों के बीच एक ध्यान देने वाला राज्य पंजाब है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियां इस वक्त तेज हैं और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में रामजी गौतम वहां पे कार्यभार संभाल चुके हैं और कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने मीटिंग्स और बैठकों और सभाओं की एक झड़ी लगा दी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख लीजिए। कुछ मीटिंग की कंबाइंड तस्वीरें हैं, हालांकि और भी थीं, लेकिन हम इतनी ही इकट्ठा कर पाए। कोई प्रेस नोट तो हमारे पास नहीं आता पंजाब इकाई की तरफ से, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ढूंढ ढांड के आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में दलित समाज के लिए सुनहरा मौका है और वहाँ कोई पेच या कोई जिसे कहते हैं वोटों के बिखराव की स्थिति भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ आज़ाद समाज पार्टी जो कि यूपी में मौजूद होगी, राजस्थान में मौजूद रहती है, कोई चुनौती देने के लिए नहीं आ रही है और वोटों का बिखराव नहीं होगा। और साथ ही पंजाब में 32% दलित आबादी है 2011 सेंसस के हिसाब से, हालांकि ये बढ़ भी चुकी होगी और दलित वोटों को लुभाने के लिए अभी हाय तौबा मचेगी। सारी पार्टियां दलित समाज के नेताओं को लामबंद करेंगी और दलित समाज को लुभाने के लिए कभी कोई मान्यवर साहब का नाम लेगा तो कभी कोई बाबा साहब की बात करेगा। हो ही चुका है शुरुआत, अगर आपने मेरी रील्स देखी हो तो बीजेपी पंजाब में बाबा साहब के जो पंच तीर्थ हैं उसके लिए तीर्थ यात्रा लेके जा रही है, दलित समाज को वहाँ का भ्रमण करवा रही है, यात्रा करवा रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी प्रयासरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब में बसपा का क्या इतिहास रहा। दलित समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीएसपी की जो जैसी राजनीति है आपको पता है, बीएसपी मीडिया सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विजिबल या हाइपर एक्टिव नहीं होगी, लेकिन ज़मीन पर अपनी गतिविधि तेज कर देगी। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कुछ हम भी प्रयास कर रहे हैं आपको दिखाने का कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बीएसपी की ये गतिविधियां आपको कोई मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे तो नहीं मिलेंगी, हालांकि पंजाब की मीडिया ज़रूर कवर करती है। और क्योंकि हम जिस तरह का राष्ट्रीय चैनल है, हम राष्ट्रीय स्तर की खबर कवर कवर करते हैं, बहुजन राजनीति की या दलित समाज की। हम आपको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि दलित समाज के पास पंजाब में सुनहरा मौका है और चुनाव पहले भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो घुसपैठ पंजाब में की थी, उनकी मियाद लगभग पूरी हो गई है। वो 117 विधानसभाओं में से 90 पार आंकड़ा लाए थे, इस बार धराशायी होने की पूरी संभावना है। बीजेपी तो उनके पीछे है ही, ऐसे में ये जो आपसी इनकी लड़ाई और टकराव है, बीएसपी इसमें लाभ उठा सकती है, अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पा सकती है। खोया हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या आपको पता है कि पंजाब में बसपा के पास 16% से भी ज्यादा का वोट आया था। कब आया था? 1992 में। और शायद वो पहला ही चुनाव रहा होगा जब मान्यवर साहब ने पंजाब में ज़मीन तैयार करनी शुरुआत की थी। 84 के बाद से जब पहले DS4 बाम से बना और 84 में पार्टी बन गई, तो शायद सिंबल पे ये पहला चुनाव लड़ा गया हो, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है पहले लड़ा गया हो पर पहले आंकड़ा ना आया हो। लेकिन 1992 में सीधे ही बसपा को 9 सीटों का फायदा हुआ। उससे पहले अगर लड़ा भी होगा तो सीटें नहीं थी। 1992 में सीधे 9 विधायक जिताए मान्यवर साहब ने। और केवल विधायक नहीं जिताए, जो गठबंधन हुआ अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का, ये वाला नहीं हालिया, पुराना वाला जो 27-28 साल पहले जो हुआ था, उसमें शायद 11 सांसदों की सीट थी। 8 सीटें अकाली दल जीता था और 3 सीट बहुजन समाज पार्टी, 3 सांसद पंजाब से बीएसपी के बने थे। देखिए, बसपा जैसी पार्टी का इतिहास तो स्वर्णिम रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंताएं जो हैं उसका समाधान वर्तमान में ही है। आप भविष्य की चिंताओं का समाधान वर्तमान में ही कर सकते हैं, अपने स्वर्णिम इतिहास से प्रेरित होके, इंस्पायर होके, और अपनी पुरानी भूल और गलतियों को सुधार कर आप आगे चल के बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्या पंजाब में जातिवाद है? ये जवाब आप बेहतर जानते हैं कि पंजाब में जातिवाद किस तरह का है, किस तरह से बारीकी से वो काम करता है, और क्या दलितों को पंजाब में ठगा जाता है? क्या राजनीतिक दल लोक लुभावन बातें करते हैं और जब बात आती है नुमाइंदगी की, हिस्सेदारी की, तो दलितों को पीछे की पंक्ति में धकेल दिया जाता है? आपको याद है ना कि आम आदमी पार्टी को दलितों का बड़ा वोट मिला है। ये जो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी का, ये दलितों के वोट की वजह से ही हुआ। 32% की आबादी रखता है यहाँ पर अनुसूचित जाति समाज। लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है आम आदमी पार्टी की, तो आपने देख लिया होगा क्या कुछ हुआ।
किस तरह से सीटों को बेचा गया, तो मैं नहीं कहूँगा, राजनीति में ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने, लोकतंत्र में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े सौदे हुए। जो नेताओं को भेजा जाना चाहिए था, दलितों को भी बड़ी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी राज्यसभा में। क्यों भाई? आप विधायक तो बनाते हो दलितों के वोटों से, लेकिन जब राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो आप भूल जाते हो। और फिर जब मुद्दों की बारी आती है, या फिर मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी की बारी आती है, या फिर जो सरकारी उपक्रम हैं जहां चेयरमैनी की बात आती है कि आप पीएसयूज़ के जो पॉलिटिकल अपॉइंटी चेयरमैन होते हैं, वहां भी आपको याद नहीं आता। स्पेशल कंपोनेंट प्लान या बजट की हिस्सेदारी तो भूल ही जाइए, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए अगर दलित समाज को अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति प्रगति की चिंता है और आने वाली पीढ़ियों की और मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को आगे ले जाने की वो सोच रहे हैं, तो बीएसपी सक्रिय है ज़मीन पर। मैं कह रहा हूँ ज़मीन पर इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया मीडिया पे आपको पता नहीं चलेगा। बीएसपी कुछ कमियां हैं, वो काम नहीं कर पाते उस तरह से। अगर उसको दुरुस्त करते हैं और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं ग्राउंड की, और उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं, तो फिर जनता तक वो पहुंच पाएंगे। अभी तो मीटिंग कहाँ हो रही है ये स्थानीय स्तर पे तो पता लग जाता है, लेकिन एक व्यापक जो छवि बनती है कि पंजाब में बसपा सक्रिय है, ये राष्ट्रीय स्तर पे छवि बनती है। इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ता है। कोई भी प्रत्याशी हो या पार्टी हो, वो केवल लोकलाइज्ड अप्रोच से नहीं चुनाव जीत सकती। इसलिए ये गतिविधियां मैं आपको दिखा रहा हूं रामजी गौतम साहब की, और एक और प्रभारी है, उनका नाम शायद विपुल है। मैं उनसे परिचित नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं मैं उनको। वो भी लगे हुए हैं, वो भी साथ हैं। साथ ही अवतार सिंह करीमपुरी साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष, जो कि जसवीर सिंह गढ़ी साहब के पार्टी छोड़ने के बाद वो बने थे, और निष्कासन के बाद, निष्कासन हुआ था उनका, उसके बाद वो बने थे, सक्रिय हैं। और सबसे कमाल की बात देखिए, नछत्तर पाल सिंह बसपा के नवा शहर के विधायक, एकमात्र विधायक हैं। आम आदमी पार्टी में उनको भी संभावना पैदा हो सकती थी। जसवीर सिंह गढ़ी साहब के भी वो क्लोज थे, और वो पार्टी छोड़ के नहीं गए, पार्टी के साथ बने रहे। नहीं तो एक विधायक जो होता है, उसको आसानी होती है, वो जाके कहीं भी अपनी बात कर सकता है, अपने हिसाब से पद ले सकता है। हालांकि जसवीर सिंह गढ़ी साहब से भी बात की जाए, छोड़ दीजिए पुरानी चीज़ों को, मनमुटाव को, क्या समस्या थी समाधान करिए उसका, हाथ बढ़ाइए, मेक ब्रिजेस, है ना, आप पुलों का निर्माण करिए ताकि लोग आप तक आ सके, ना कि दीवारों का। और जसवीर सिंह गढ़ी साहब का कार्यकाल भी अब पूरा हो जाएगा। वो तो वहाँ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर उनकी इच्छा है बसपा में वापसी आने की तो आए, चुनाव लड़ें और विधायक बने। अगर मुझे मिलेंगे इंटरव्यू में तो मैं बातचीत करूंगा उनसे इस बारे में कि संभावना है। बसपा 5 से 10 विधायक यदि जिताती है तो बसपा यहाँ किंग मेकर बनने की पूरी ताकत रखती है, और जब पेच फंसते हैं तो आपके मंत्री बनते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कई राज्यों के उदाहरण देखेंगे, तो जब पेच फंसते हैं तो मुख्यमंत्री तक भी आप बना लेते हैं अपना। बसपा का एक विधायक जीता था कर्नाटका में, देवेगौड़ा साहब की पार्टी, जो वर्तमान में बीजेपी के साथ है, और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीएस नाम है उस पार्टी का, जनता दल सेक्युलर। और एक विधायक जीत गए, मान्यवर कांशीराम साहब के टाइम के ही वो विधायक थे, उनका नाम था एन महेश। हालांकि बाद में जो हुआ वो भी गलती हुआ, वो निकले कैसे, निष्कासित क्यों हो जाते हैं बसपा के नेता, ये भी चिंता है। लेकिन उनको मंत्री पद मिला। पता है कौन से मंत्री बने थे वो बने थे शिक्षा मंत्री। एच डी देवेगौड़ा, यानी कि देवेगौड़ा साहब के जो बेटे हैं, उनकी एच डी कुमार स्वामी सरकार में वो मंत्री बने। शिक्षा मंत्रालय मिल गया बीएसपी को। पहली बार उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में मंत्री पद मिला। ये पंजाब में भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी हाथ पैर मारेगी। और आपको बता दूं, लोक जनशक्ति पार्टी भी वहां पे सक्रिय है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दलित समाज के मजबूत नेताओं को वहां प्रभारी बना दिया है। वो भी चुनाव मैदान में जाएगी, एनडीए से अपना हिस्सा मांगेगी कि सीट हमको दे दो, हम भी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ताकत तो लगाएगी लगाएगी। अकाली दल किसके साथ जाएगा कह नहीं सकते, क्या समीकरण बनेगा पता नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले चन्नी साहब को वहां मुख्यमंत्री बना चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को पता तो है ये बात कि दलितों का वोट लेना है, और दलितों के वोट के बिना दाल नहीं गलेगी। मान्यवर कांशीराम साहब का जो पैतृक गांव है ख्वासपुर, रोपड़ में, वहां पर आम आदमी पार्टी पैसा लगा रही है। वहां पे द्वार का निर्माण किया गया, मान्यवर कांशीराम साहब स्मृति द्वार। आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि दलितों का वोट उनके पास आए,
और जो प्रतीकात्मक कार्य होते हैं उसमें वो पैसा लगा भी रहे हैं। सुनने में मुझे ये भी आया कि वहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी बनी जिसका बजट 90 लाख के आसपास है। जो वहाँ ज़मीन है अंदर, वहाँ पे लाइब्रेरी बनेगी। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहाँ जाके बड़ी मीटिंग की थी जब राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री थे और पंजाब में वो चुनाव के दौरान गए थे। तब राजेंद्र पाल गौतम ने अपने संगठन अपने 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 पैसे से, यानी कि संगठन के पैसे से, वहाँ पर मान्यवर साहब की प्रतिमा स्थापित की थी। अच्छी प्रतिमा है, मैं गया हूँ वहाँ पे। आईआईटी रोपड़ में लेक्चर था मेरा 14 अप्रैल के आसपास, तो मैं मान्यवर साहब के गांव भी गया था, उनसे मिल के आया था, उनके भतीजे से, उनके छोटे भाई से। सवाल ये है कि बीएसपी के पास बड़ा मौका है और बीएसपी को हर प्रयास करने चाहिए अपनी ताकत बढ़ाने के और 10-12 विधायक जिताने के। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लेकिन बीएसपी को गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे और जो पैसा है उसका एलोकेशन, यानी कि पैसा कहाँ खर्च हो ये निर्धारित करना पड़ेगा। भाई आपके टेंट में तो पैसा खर्च आप कर देंगे, आप अपनी गाड़ियों का तेल तो भरवा लेंगे, आप सभागार बुक कर देंगे, लेकिन प्रचार प्रसार में अगर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे तो फिर आपने आधा ही काम किया, आधे आप फेल हो गए। जो मीडिया सोशल मीडिया पे आज की तारीख में योजना बनाकर मैनेजमेंट करके पैसा नहीं खर्च करेगा, ताना बाना नहीं बुनेगा, टीम बिल्डिंग नहीं करेगा और ऐसे लोगों को नहीं स्पॉन्सर करेगा जो ग्राउंड पे जाके आपकी बात दूसरों तक पहुंचा सकें, तो फिर आपकी बात अधूरी रह गई। समझ लीजिए कि वहीं लोकलाइज्ड रह गई। एक व्यापक आप मूवमेंट, एक व्यापक आप पंजाब स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय ये मूवमेंट, ये ताना बाना नहीं बुन पाएंगे कि बीएसपी वहां सक्रिय है। बीएसपी सक्रिय है वहां पे, आप ये फोटो देखिए। और रामजी गौतम साहब वहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर उनको प्रभारी के रूप में रखा गया लंबे समय तक, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी प्रभारी बदला जा सकता है, ये बात आप जानते हैं, तो यदि वो प्रभारी रहते हैं तो वहाँ पे बड़े परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये मौका है, दलित समाज के पास भी मौका है कि जो आपस में भी बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदाय में, विचारधारा में, अलग अलग तरह के अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ पर, तो ये सब चीज़ ख़त्म करके एक अम्बेडकरवादी रूप अख्तियार करके दलित समाज की ताकत को पहचानते हुए मान्यवर कांशीराम साहब के ऋणों को, उनका जो ऋण है उसको चुकाने का प्रयास करते हुए ताकत लगानी चाहिए। जब मैं पंजाब कभी जाना होगा तो वहाँ जनता से बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे क्या कुछ चल रहा है और आपको ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएंगे। पंजाब में आपको क्या लगता है, क्या बसपा के पास बड़ा मौका है? आम आदमी पार्टी का तो ग्राफ बहुत ज़बरदस्त गिरने वाला है। सरकार तो बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई अपने आप में कोई ओरिजिनल जेन्युइन ऑर्गेनिक पार्टी नहीं थी। बाद में तो हर कोई अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की उपज कैसे हुई, किसने कराई थी, क्यों हुई थी, ये सबको पता है। और बसपा की काट के लिए ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा का 14% पार वोट था दिल्ली में, 14% क्रॉस कर गया था दिल्ली में वोट। और जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 कार्यकाल की सरकार चला चुकी थी और कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो भारी हो रहा था, ऐसे में संभावना ये थी कि अगर ये ताना बाना, क्योंकि उस टाइम बहन जी की सरकार चल रही थी, याद रखिए, बसपा की सरकार चलने का दिल्ली के ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था। 7 से 12 की सरकार चली थी, 2008 में चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, 14% बसपा का वोट आया, 2 सीटों पे बसपा के विधायक बने, बदरपुर और नरेला, और 5 सीटों पे बसपा सेकंड नंबर पे रही, बदरपुर और गोकुलपुर, और 5 सीटों पर सेकंड नंबर पे रही। और यदि आने वाले चुनाव में ये क्रम जारी रहता तो बसपा का अगर 18, 19, 20% का वोट अगर आ गया होता, दलित मुस्लिम दिल्ली में साथ आता, वाल्मीकि समाज साथ आता, तो बसपा या तो सरकार बनाती या बसपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनती। वो दिन था और आज का दिन है। आम आदमी पार्टी क्या पैदा हुई और बहुजन समाज पार्टी अपना वोट संभाल नहीं पाई। और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी कोई ऑर्गेनिक तो है नहीं। ये उपज किसकी है, किसने इसको पैदा किया, आप सब लोग जानते हैं। अब इसकी म्याद, इसका काम पूरा हो गया है तो इसको निपटाया जा रहा है, निपटा दिया जाएगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी की विदाई होगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बसपा के पास गेन करने का बड़ा मौका है। इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, 2008 से शुरुआत होती है और ये आम आदमी पार्टी दलितों को लुभाते लुभाते पंजाब भी पहुंच जाती है, पंजाब भी कब्जा लेती है।
पंजाब की जनता इनसे उकता गई होगी। दिल्ली में भी इन्होंने बर्बादी करी है, अपने पूरे कार्यकाल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बीजेपी भी कोई अच्छा नहीं कर रही, बीजेपी तो इनसे भी आगे है। बीजेपी ने पूरी दिल्ली में काम छेड़ दिया, इसको वो ख़त्म ही नहीं कर पा रही और सब चीज़ें दिखावे की हो रही हैं, वास्तविक काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। पंजाब को लेके और चर्चाएं करेंगे। रामजी गौतम साहब जब दिल्ली आना होगा उनका, उनसे बैठेंगे और पंजाब पे बहुत गहन चर्चा करेंगे कि क्या उनके दिलो दिमाग में है, क्या योजना है और कैसे वो 32% दलित आबादी को अपने तरफ लाएंगे। तो एक बड़ा बदलाव आपको राजनीति में देखने को मिलेगा और बसपा ये 10-12 सीट ले आती है तो फिर आप समझ लीजिए सरकार में आपकी हिस्सेदारी तय है। आपके बिना किसी की सरकार बनने नहीं वाली। सोचिए इस बारे में, क्या ये संभव है? राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार विश्लेषण आपके लाते रहते हैं, ग्राउंड से भी खबरें आती हैं। यूपी उत्तराखंड की खबरें आपको प्राथमिकता से मिलेंगी। पंजाब की भी बड़ी कवरेज होने वाली है। हमारे चैनल पे बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।